Hello dear students, this is Nilesh sir. I welcome you all in this session. बच्चों आज हम 10 CBSE की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम पावर शेयरिंग पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। बच्चों ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो इसमें कवर नहीं होगा। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले, हर कंसेप्ट को समझने वाले हैं। बच्चों इस सीरीज में मैं सिर्फ ये चैप्टर नहीं तो पॉलिटिकल साइंस के पूरे चैप्टर कवर करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। बच्चों पावर शेयरिंग पहला ही चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स दिए गए हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और आपने यह भी पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो है अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उनके साथ पावर शेयरिंग किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। यह आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यह कंसेप्ट आपको पता है। तो देखते हैं कि पावर शेयरिंग जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जरूरी क्यों होती है, क्या इसकी जरूरत होती है, अगर नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है, अगर पावर शेयरिंग किया तो उसका फायदा क्या हो सकता है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है। सबसे पहले हम लेंगे चैप्टर का ओवरव्यू कि चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। बच्चों सिर्फ 6 टॉपिक्स है, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। देखिए एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोप में कंट्री है, इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से अलग सोशल डिविजन्स है, कौन कौन से अलग कल्चर लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, उनमें क्या दिक्कत हुई, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे श्रीलंका जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पे क्या एथनिक कंपोजिशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, क्या होता है ये मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका कंसेप्ट भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ये श्रीलंका ने जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तरीका अपनाया उसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। उसके बाद देखते हैं पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन होता है इंक्लूजन, पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। उसके बाद हमें देखना है पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है, क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग, उसका फायदा क्या है। देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सर आपने तो बता दिया पावर शेयरिंग कैसे करनी है, पर कैसे करनी है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। देखो ये सब चैप्टर 6 पार्ट्स है, ये जो है ये 6 पार्ट हम यहां पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेल्जियम की स्टोरी। आपको पता है बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। कहां पे है ये बेल्जियम, कहां पे है, बेल्जियम है एक यूरोपियन कंट्री। देखिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। इसके 4 नेबर्स है, आप देख सकते हो, नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है। छोटा सा कंट्री है, हमारे इंडिया का हरियाणा स्टेट है, बस उससे भी कम इसका एरिया है। पॉपुलेशन अ लिटिल ओवर 1 करोड़, इसकी पॉपुलेशन जो है हरियाणा के पॉपुलेशन से बहुत कम है। लिटिल ओवर 1 करोड़ 1.9 समथिंग है, 1.9 करोड़। तो बच्चों यहां पे देखिए इसके 4 नेबर्स को आपको ध्यान में रखना है। एक है नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस। ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि देखिए यहां पे जो नॉर्दर्न पार्ट है, हम अभी अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको कहते हैं फ्लेमिश रीजन, वहां पे डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। देखिए यहां पे नेदरलैंड जो है या हॉलैंड जिसको कहते हैं, यहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको डच कहते हैं, ठीक है, उनकी भाषा डच है। तो ये वाला जो पार्ट है, एक समय था, आपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि बेल्जियम जो है सेपरेटेड फ्रॉम नेदरलैंड। वो हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है उसमें जो व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, आपको याद होगा मेटरनिश का ये जो सेंटेंस है, तो वहां पे इसी सिलसिले में उसको मेंशन किया गया है। क्योंकि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद बेल्जियम जो है नेदरलैंड से सेपरेट हुआ। यहां पे डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, नीचे जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहां पे देखिए फ्रांस की बॉर्डर है, ठीक है, और यहां पे जो है इस साइड में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो
ये एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जिसमें 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। हालांकि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जो है संख्या में बहुत कम है, पर देखते हैं बच्चों कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इनमें क्या दिक्कत हुई और उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया। देखिए, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम क्या पढ़ने वाले हैं कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, कैसे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसा है बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, कैसा है, वेरी कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स कहा गया है, इसको हम पढ़ने वाले। देखिए यहां पे एक मैप है, आप इसको ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं फ्लेमिश। यहां पे डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ये जो नीचे दिया गया पार्ट है, रेड कलर से दिखाया, यहां पे इसको कहते हैं वालोनिया रीजन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? आपको जबकि आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको टॉपिक को सही में समझना है, ठीक है, तो आपको मेरे साथ बोलना है। मुझे सवाल पूछने की आदत है। आई आस्क क्वेश्चंस इन क्लास में जब पढ़ाता हूं मैं बच्चों को, मेरे क्लास में बच्चे ज्यादा बोले, पर वीडियो लेक्चर में तो ये नहीं हो सकता, पर आपको बोलना है। तो ये कौन सा रीजन है, रेड कलर से दिखाया है, कौन सा रीजन है? ये है वालोनिया रीजन। यहां पे रहने वाले जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ऊपर जो रीजन है इसको कहते हैं वालोनिया। यहां पे रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं डच भाषा, डच लैंग्वेज बोलने वाले। 59%, देखिए कंट्री की पॉपुलेशन के कितने, 59% लोग जो है यहां पे रहते हैं ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। नीचे जो है यहां पे ये जो रीजन है वालोनिया रीजन, यहां पे 40% लोग रहते हैं। ऊपर वाले लोग डच भाषा बोलते हैं, नीचे वाले लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और रिमेनिंग 1%, ये यहां पे छोटा सा एरिया दिखा है, ये जो 1% लोग ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये भाषा बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। आपको मैंने दिखाया मैप में, आपने देखा कि ये कौन से एरिया, कौन सी बॉर्डर जो है, कौन सी डायरेक्शन में जो बॉर्डर दिया है इस कंट्री का, कौन सी कंट्री शेयर करती है, उसके हिसाब से आप लैंग्वेज ध्यान में रख सकते हो। तो यहां पे ये जो, और ये जो बीच में जो एरिया है ये है ब्रसेल्स, ये कंट्री का कैपिटल है। और यहां पे जो लोग हैं 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। दोनों भाषा बोलने वाले लोग हैं, पर मेजॉरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ब्रसेल्स में, उनकी कैपिटल सिटी में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा है। 20% जो लोग हैं वो बोलते हैं डच भाषा। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इसके लिए कहा है क्योंकि जो कंट्री साइड है उसमें डच लोग ज्यादा मेजॉरिटी में है, पर जो कैपिटल है उसमें फ्रेंच लोग ज्यादा मेजॉरिटी में है। तो इसीलिए इसके कंपोजिशन को क्या कहा है? कॉम्प्लेक्स कहा है। तो अभी इसमें क्या दिक्कत हुई? सी, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं 40% है, पर देखिए वो कंट्री में रिच है। डच लोग जो है 59% है, पर वो बैकवर्ड है। अब देखिए जो मेजॉरिटी में है वो बैकवर्ड है, माइनॉरिटी में है वो रिच है, एडवांस्ड है। तो इससे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी डच भाषा बोलने वाले, दे रिसेंटेड इट। उन्हें इस बात से दिक्कत थी। क्यों? उन्हें लगता था उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि एजुकेशन के जो बेनिफिट है उनको देर से मिले, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट है उनको देर से मिले। फ्रेंच लोगों को ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली, उन्हें ज्यादा है ये, उन्हें जो है कि उनकी कंट्री में डच भाषा बोलने वाले लोगों को बेनिफिट्स देर से मिले और इसलिए वो पीछे रह गया। अगर आपने मैप देखा होगा, अगर ध्यान से आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा ज्यादा जो एरिया, चलिए हम पीछे जाते हैं, यहां पे देखिए ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने ऑक्यूपाई किया और ऊपर का जो एरिया है डच भाषा बोलने वाले लोगों ने ऑक्यूपाई किया है, जो कम है। तो इसमें क्या हुआ, जो श्रीलंका, अभी यहां पे बेल्जियम की प्रॉब्लम तो हमने समझी कि द मेजॉरिटी कम्युनिटी रिसेंटेड कि फ्रेंच लोगों से हम पीछे हैं, हमें एजुकेशन का बेनिफिट लेट मिला है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट लेट मिला है। तो इसलिए उन्हें इस चीज से वो नाराज थे, गुस्सा था, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यहां पे हमारा नेबर है श्रीलंका, सदर्न नेबर ऑफ इंडिया, ये एक आइलैंड नेशन है, ठीक है। इस कंट्री को 1948 में इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया के 1 साल बाद। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो यहां पे जो है एथनिक कंपोजिशन को समझना है, फिर देखेंगे इनमें क्या प्रॉब्लम हुई। तो यहां पे देखिए नॉर्थ और ईस्ट में जो है तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। येलो कलर से जो एरिया दिखा है यहां पे सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो इस कंट्री की मेजॉरिटी है।
ये बीच में जो रेड कलर से एरिया दिख रहा है, यहां पे इंडियन तमिल्स रहते थे। अब इंडियन तमिल्स क्यों? जिनके फोर फादर्स इंडिया से माइग्रेट होके श्रीलंका गए। क्यों गए? क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज में उन्हें प्लांटेशंस पे काम करने के लिए मजदूरों की, पीजेंट्स की जरूरत होती थी, तो वहां पे लेके जाते थे, तो वहां पे सेटल हो गए। वो है इंडियन तमिल्स। देखते हैं कि श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन में इनकी संख्या क्या है। सबसे ज्यादा तो मेजॉरिटी में है सिन्हला, जो 74% है। यहां पे भी देखिए डाइवर्स पॉपुलेशन है। जैसे साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज जो है वहां पे डाइवर्स पॉपुलेशन है। हमारे देश में देख लो कितनी डाइवर्स पॉपुलेशन है। हमारे नेबर्स देख लो, ठीक है, वहां पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि एथनिक का मतलब क्या होता है। एथनिक से मतलब है एक सोशल डिवीजन होता है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन कल्चर। और ये हो सकता है बेस्ड ऑन क्या कह सकते हैं उसको, सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता है, पर सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, ओके, लैंग्वेज इज कॉल्ड एथनिक। देखिए जो लोग एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, नेसेसरी नहीं है कि वो एक ही देश में रहे। जैसे तमिल्स इंडिया में भी है, तमिल श्रीलंका में भी है, और भी कई देशों में, राइट। तो एक एथनिक ग्रुप को जो लोग बिलोंग करते हैं वो जरूरी नहीं है कि एक नेशनैलिटी फॉलो करे, जरूरी नहीं है कि एक कल्चर को फॉलो करें। ये लोग अपने कॉमन डिसेंट में विश्वास करते हैं, जिसका मतलब होता है उनके एंसेस्टर्स एक है, ये उनका विश्वास होता है। रीजन क्या है? या तो उनका फिजिकल टाइप, या तो कल्चर, या दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इस बिलीफ के लिए। तो ये होता है एथनिक ग्रुप। तो देखिए सिन्हला स्पीकर्स जो थे, श्रीलंका की बात करते हैं, 74%, तमिल स्पीकर्स थे 18%। मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकर, सिन्हला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? बुद्धिज्म फॉलो करते थे, देवर बुद्धिस्ट। तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो हिंदूस थे, मुस्लिम्स थे, वो तमिल भाषा बोलते थे। ठीक है, दोनों की भाषा अलग है, रिलीजन्स भी अलग है। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनका रिलीजन है सिन्हला, सॉरी उनका रिलीजन है बुद्धिज्म। सिन्हला मेजॉरिटी में, उनका रिलीजन है बुद्धिज्म। और जो माइनॉरिटी में है उनका रिलीजन है हिंदूज, मुस्लिम्स। ठीक है, वो तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल्स में जो दो ग्रुप थे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। मैंने आपको बताया श्रीलंकन तमिल्स मतलब वहां के नेटिव तमिल्स। इंडियन तमिल्स का मतलब होता है जो इंडिया से माइग्रेट होके वहां पे गए। ठीक है, उनकी संख्या थी सिर्फ 5%। श्रीलंकन तमिल्स की संख्या थी 13%। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी इन श्रीलंका, कि श्रीलंका ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया जिसको कहा है मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या है ये कंसेप्ट? 1-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब एक बिलीफ होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन वॉट एवर वे दे वांट। क्योंकि हम मेजॉरिटी में है, हम डिसाइड करेंगे कि कैसे कंट्री को रूल करना है, क्या रूल्स बनेंगे, क्या लॉज बनेंगे, हम डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश है, देश तो सबका है, पर यहां पे हमारी मेजॉरिटी है। ठीक है, इसलिए हम डिसाइड करेंगे कि इस देश में क्या लॉज बनेंगे, इस देश में क्या डिसीजंस होंगे। मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन वॉट एवर वे दे वांट। ये जो बिलीफ होता है उसको मेजॉरिटेरियनिज्म होता है कहते हैं। बच्चों यहां पे देखिए मेजॉरिटेरियनिज्म जो बिलीफ है उसमें उन्हें यह लगता है कि हम जो माइनॉरिटीज है उनकी विश, उनकी नीड्स को डिसरिगार्ड कर सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है माइनॉरिटी की डिमांड्स पे ध्यान देने की, क्योंकि वो इस देश के सेकेंडरी सिटीजन है। ये जो बिलीफ है ये होता है मेजॉरिटेरियनिज्म। आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से पता होगा। आज की तारीख में दुनिया में बहुत सारे देशों में मेजॉरिटेरियन, हमारे आसपास ही हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो मेजॉरिटेरियन पॉलिसी को बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इस देश को डोमिनेट करे। तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया वो कैसे अडॉप्ट किया, उन्होंने क्या ऐसी स्टेप्स उठाई कि सिन्हला लोगों की वहां पे मेजॉरिटी स्टैब्लिश, डोमिनेशन स्टैब्लिश हो। देखिए सबसे पहले तो उनको इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। हमारे 1 साल बाद इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना। सो जो लीडर्स थे इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ठीक है, वो सिन्हला भाषा बोलने वाले, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग थे। ठीक है, नाउ 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया। एक्ट में क्या उन्होंने प्रोविजन किया? उन्होंने प्रोविजन किया कि इस देश की एक ही
ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी सिन्हाला। उन्होंने तमिल को क्या किया, डिसरिगार्ड किया, तमिल भाषा को कोई स्टेटस नहीं दिया। आपको पता होगा हमारे देश में हर स्टेट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे देश में, राइट। श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक लैंग्वेज को यह स्टेटस दिया ऑफिशियल लैंग्वेज का। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट करना शुरू किया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब होता है जिसमें प्रेफरेंस दिया जाए, फेवर किया जाए, किसको, जो सिन्हाला स्पीकर्स है, मेजॉरिटेरियन हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, उन्हें फेवर करने के लिए उन्होंने ये लॉ बनाया। सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशन में, मतलब एजुकेशन में और जॉब्स में भी उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस दिया, उन्हें प्रमोट किया, फेवर किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टिपुलेटेड, दैट इज मेड इट लीगल। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट लीगल कि जो स्टेट है, मतलब कंट्री की गवर्नमेंट, इट शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है उसको स्ट्रेंथन करना, राइट। उन्होंने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना है, बुद्धिज्म को फॉस्टर करना है, बुद्धिज्म को बढ़ावा देना है, उसको प्रमोट करना है। ये स्टेट की ऑफिशियल पॉलिसी होगी। देखिए किसी भी कंट्री में अगर वो सेक्युलर कंट्री है तो वहां पे ये हो नहीं सकता है। अगर वो कंट्री रिलीजियस है, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वहां पे इस्लाम को एक स्टेटस है। जैसे यूके में क्रिश्चियनिटी को भी एक स्टेटस है, ठीक है, पर हमारे देश में वैसा नहीं, हमारी कंट्री सेक्युलर। वहां पे श्रीलंका में जो है उन्होंने मेजॉरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्ट करके सिन्हाला भाषा बोलने वालों को और उनके रिलीजन को प्रमोट किया, उससे उन्होंने एक स्टेटस दिया। अब देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। देखिए हर चीज की एक कीमत हमें चुकानी होती है, ठीक है। तो ये जो मेजॉरिटेरियन पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की, इससे क्या हुआ कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन इंक्रीज्ड अमंग श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उनमें एलियनेशन मतलब सेपरेशन की फीलिंग क्रिएट हुई कि हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे, ये देश हमारा नहीं है, तो एलियनेशन की फीलिंग क्रिएट हुई। उसके बाद उनके जो रिलेशन है सिन्हाला और तमिल भाषा बोलने वाले लोग, उनके रिलेशन स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, उनके रिलेशन खराब हुए, क्योंकि देखो एक दूसरे को वो हेट करने लगे, क्योंकि वो एक दूसरे को जिम्मेदार मानते थे उनकी हालत के लिए। देन श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च किए। क्यों, देखिए डेमोक्रेसी में तो ये आपका राइट होता है कि आपकी अगर कोई डिमांड है आप उसको रेज कर सकते हो, आपकी डिमांड को आप गवर्नमेंट के सामने रख सकते हो, गवर्नमेंट आपकी डिमांड पूरी कर भी सकती है। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, आपको क्या करना होता है, प्रोटेस्ट करना होता है। कई बार पार्टीज लॉन्च होती है, किसी एक मुद्दे पर एक पार्टी बन जाती है और फिर वो पार्टी अपना एजेंडा जो है वो आगे रखती है लोगों के सामने। अगर लोगों को वो एजेंडा पसंद आए, लोग उसे पसंद भी करते हैं। यहां पे भी वही हुआ, यहां पे उन्होंने तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने पार्टीज बनाई और अपना एजेंडा लोगों के सामने रखा कि देखिए ये हमारी डिमांड है, हमें ये राइट्स मिलने चाहिए। उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स। ऑटोनॉमी से क्या मतलब होता है, सेल्फ रूल। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। क्या चाहिए हमें, सेल्फ रूल चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, डिसीजन लेने का फ्रीडम चाहिए कि हम डिसीजंस लेंगे। हमारा जो एरिया जहां पे हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, हमने मैप देखा, मैप में हमने देखा कि जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है वहां पे तमिल लोग जो है कॉन्सेंट्रेटेड थे, उन्हें इस एरिया में क्या चाहिए थी, ऑटोनॉमी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए उन्होंने ये डिमांड रखी, पर इस डिमांड को क्या किया गया, इस डिमांड को रिपीटेडली डिनाई किया गया, रिपीटेडली रिजेक्ट किया गया। फिर उनमें जो डिस्ट्रस्ट थी सिन्हाला और तमिल्स में, इससे क्या हुआ, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट तैयार हुआ, एक बहुत बड़ा संघर्ष देश में तैयार हुआ और इसका हम कह सकते हैं इट टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। ये जो संघर्ष है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट रिजल्टेड इन अ सिविल वॉर। आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सिविल वॉर क्या होता है। इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन विद इन अ कंट्री, कि देश के भीतर एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है बिटवीन टू और मोर सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में
जो कॉन्फ्लिक्ट है एक वॉर के जैसा ये वाइड स्प्रेड हो जाता है। तो बच्चों ये है सिविल वॉर का कंसेप्ट। तो सिविल वॉर तैयार हो गया यहाँ पे कंट्री में। ये जो इफेक्ट है पूरे नेगेटिव इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। इससे देश जो है एक बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही हुआ, इट हैड अ टेरिबल सेटबैक ऑन और टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। पूरे देश की सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ इससे अफेक्ट हुई। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान, खामियाजा जिसे कहते हैं, श्रीलंका को भुगतना पड़ा। ठीक है, हमने देखा पॉलिटिकल साइंस, सॉरी आपकी इकोनॉमिक्स की जो पहली चैप्टर है डेवलपमेंट, उसमें आपने पढ़ा होगा कि श्रीलंका का जो HDI रैंकिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो UNDP पब्लिश करती है, उस पर श्रीलंका का रैंकिंग हमसे अच्छा है। ठीक है, पर ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये हैम्पर हुई कहीं पे, तो इस पे एक एडवर्स इफेक्ट श्रीलंका में हुआ इस सिविल वॉर की वजह से। और लाखों लोग तो घर छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, वो डिस्प्लेस हो गए अपने देश से ही। तमिल लोगों को मैं कहता हूं कि अपने देश से ही उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, ये बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस भी यहां पे तैयार हुआ एक समय। अब देखते हैं पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन। हमने बेल्जियम का केस स्टडी किया, तो बेल्जियम में जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट था, तो उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया, और श्रीलंका के से इनका जो मेथड है ये कैसे अलग था, ये हम देखते हैं। देखिए बिटवीन 1970 1993, यहां से 1970 से 1993 में, इसके बीच में उन्होंने क्या किया, बेल्जियम ने 4 टाइम्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंडमेंट क्या होता है बच्चों, आप लोगों को कभी आपने ये वर्ड सुना होगा, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो इट। अमेंडमेंट इज एक्चुअली अ रिफॉर्म। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंज होता है, इट्स अ चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉ। आप शॉर्ट में ये फ्रेज ध्यान में रख सकते हो कि अमेंडमेंट का मतलब आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो ये क्या है, ये एक चेंज होता है एग्जिस्टिंग लॉ में। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत होती है, कई बार समय के हिसाब से रिफॉर्म करने पड़ते हैं, लॉज में चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, 4 बार अमेंड किया, ताकि वो ऐसी प्रोविजंस, ऐसी व्यवस्था ला सके कि जिससे फ्रेंच, डच, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग एक ही देश में रह सके। सो उन्होंने क्या किया, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे देश की कैबिनेट में, द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इट वॉज इक्वल। उन्होंने कहा जबकि डच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में है, 59% पीपल स्पोक डच लैंग्वेज, येट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विल बी द सेम इन सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही सबऑर्डिनेट है, ऐसा कुछ नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को भी देख के रखी है। तो इससे क्या है, बैलेंस बना रहता है पावर में। उन्हें ऐसा ना लगे कि हम जो है सेकेंडरी है, हमें सेकेंडरी स्टेटस है, हमें हर चीज को स्टेट को जो है हर चीज के लिए सेंटर को पूछना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। उसके बाद ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। देखिए क्योंकि उन्होंने कंट्री में इक्वल मिनिस्टर्स रखे, फ्रेंच डच भाषा बोलने वाले, हालांकि डच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे तब भी, तो यहां पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने ब्रसेल्स में क्या एक्सेप्ट किया, आप याद करो, ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कितने थे, 80% थे, राइट। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, यहां पे भी हम इक्वल मिनिस्टर्स रखें, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रसेल्स। तो देखिए ये है, हम कह सकते हैं ये होता है कॉम्प्रोमाइज, ओके, ये होता है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कम्युनिटीज, ये होता है ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। और ये ट्रस्ट जब होता है तब कोई देश यूनाइटेड रहता है और तब कोई देश तरक्की करता है। उसके बाद देखिए यहां पे उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था इसका काम था एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज जो है, राइट, एजुकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है इसके बारे में लॉज बनाना, ये उनका काम था। लैंग्वेज, रिलीजन
और हम रिलीजन नहीं कह सकते, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे और एजुकेशन रिलेटेड इशू और कल्चर रिलेटेड इश्यूज पे लॉ बनाना कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था। देखिए उन्होंने कितना स्मार्ट अरेंजमेंट किया। ये कॉम्प्लेक्स तो है, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर उन्होंने जो वर्कआउट किया सॉल्यूशन, उसने इस कंट्री का डिवीजन जो है, मेसी पार्टीशन, ओके, मेसी से मतलब होता है डिसऑर्डरली, ओके, आप वो फुटबॉल वाले मेसी उनको आपने याद किया होगा, अच्छी बात है, पर वो हार गए बेचारे, ठीक है। तो यहां पे देखिए उन्होंने इस कंट्री का पार्टीशन अवॉइड किया। और देखिए अब ये एक जेस्चर है, ये जो फोटो आपको यहां पे दिख रहा है, ये है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? ये यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, इनकी कॉमन करेंसी है यूरो, आपने कभी सुना होगा। 28 कंट्रीज थे जिन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया। ब्रिटेन एग्जिट होने के बाद 27 रह गए, पर जब इनका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करने की बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर बनाएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी कॉम्प्लेक्स इशू को इतने स्मार्ट तरीके से हैंडल किया, इतना स्मार्ट अरेंजमेंट उन्होंने वर्कआउट किया, तो क्यों ना ब्रसेल्स को हम हमारे पूरे यूरोपियन कंट्रीज की जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन की जो हेडक्वार्टर है, क्यों ना हम उसे ब्रसेल्स में बनाए। तो बड़ा जेस्चर है, ये होता है सक्सेस और ये होता है सॉल्यूशन। बच्चों ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस जो है डेमोक्रेसी में वर्कआउट हो सकते हैं, सिर्फ दिक्कत यह है कि लोगों में ट्रस्ट होनी चाहिए। ओके, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हर कोई मानता है, ठीक है, बट ओनली इन बुक्स। पीपल से इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इन बुक्स, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं कि ये बहुत मुश्किलें होती है, पर मुश्किलें होती है, अगर आप में पेशेंस है तो आप सॉल्यूशंस वर्कआउट कर सकते हो, और लॉन्ग रन में ये हमेशा अच्छा होता है। यहां पे देखिए, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वैसे, कि मॉरल रीजंस आपको पूछे जा सकते हैं या प्रूडेंशियल रीजंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि ये मॉरल रीजन क्या होते हैं, प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं, क्या होता है इसका मतलब। तो यहां पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, उसकी जरूरत क्या है, ये उन्होंने समझाया। पर उन्होंने जो दो एग्जांपल्स दिए उसमें तो ये क्लियर हो गया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। आप मुझे बताइए कि क्या श्रीलंका ने अपने प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल किया कि बेल्जियम ने ठीक से हैंडल किया? क्या श्रीलंका ने पावर शेयरिंग किया? नहीं किया। तो इसका क्या उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिला? बिल्कुल नहीं जी, ठीक है, उन्हें तो इसका नुकसान हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ। क्या बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया? हां किया। और क्या उसका उन्हें रिजल्ट मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला? तो जरूर मिला। आज भी बेल्जियम एक डेवलप्ड कंट्री है, यूनाइटेड है, अच्छे से पीसफुली रह रहे हैं। तो देखिए यहां पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इन एग्जांपल्स की मदद से उन्होंने पहले ही समझा दिया, कंसेप्ट को उन्होंने पहले ही समझा दिया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, उस कंसेप्ट को वर्ड्स में अरेंज करना है। और दो आंसर्स है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, दो टाइप के रीजन है, एक को नाम दिया प्रूडेंशियल, एक को नाम दिया मॉरल। प्रूडेंशियल से हमारा मतलब है इट इज अ वाइज थिंग टू डू, कि भाई समझदारी का काम है। पावर शेयरिंग करना क्या है, समझदारी का काम है। क्यों? क्योंकि इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है कम हो जाती है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स हमारे देश में रहते हैं, बहुत सारे देशों में रहते हैं। आजकल तो ऐसा है, दुनिया की सभी कंट्रीज जो है वो मल्टी रेशियल, मल्टी लिंग्विस्टिक हो गई है। ऐसा कोई देश नहीं है कि जिसमें एक ही भाषा बोलने वाले लोग बहुत सारे रहते हैं। चाइना है वैसे, ठीक है, पर देखिए समय बदल रहा है, तो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, अगर उन्हें पीसफुली रहना है तो ये समझदारी का काम है, पावर शेयरिंग करना चाहिए। उसके बाद देखिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट क्या होता है, इट लीड्स टू वायलेंस, इससे हिंसा होती है, हिंसा भड़कती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टैब्लिश होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मतलब होता है कोई भी एक गवर्नमेंट जो है सत्ता में नहीं रह सकती है। और देखिए अगर आपको डिसीजंस लेने हैं, लॉन्ग टर्म में उनको इंप्लीमेंट करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्री के लिए होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां पे पावर शेयरिंग से क्या फायदा होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है। पावर शेयरिंग से क्या फायदा होता है कि वायलेंस जो है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसे अवॉइड कर सकते हैं। गुड वे टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर,
पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। दूसरा जो रीजन ये है कि इंपोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। देखिए कि शॉर्ट रन में हमें लगता है कि हमें भी लगता है कि देखिए कि हमारे देश में मेजॉरिटी में कौन सा रिलीजन है, हिंदुइज्म है, तो यहाँ पे हिंदूज की मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये हमें इजी ऑप्शन लगता है और शॉर्ट रन में ये अच्छा भी लगता है। अब ये नेचुरल भी है कि एवरी कम्युनिटी वांट्स टू बी देयर इन पावर। हर किसी को लगता है कि हमारे हाथ में सत्ता होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर किसी को लगता है। पर इससे क्या होता है, अगर आप कहते हो कि सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में पावर होना चाहिए और ये अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है शॉर्ट रन में, बट इन द लॉन्ग रन इससे क्या होता है, लॉन्ग रन में हमारे देश की जो यूनिटी है इसको इससे खतरा होता है। देखिए जो लोग माइनॉरिटी में हैं और जिनको अगर ऐसे लगता है कि उन्हें डिसरिगार्ड किया जा रहा है तो वो जरूर उस देश में रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अपने देश से अलग हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में वही हो रहा है। आपने कभी बलूचिस्तान के बारे में सीखा होगा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान ये जो एरिया है उन्हें पाकिस्तान में रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है उनके साथ कभी न्याय किया ही नहीं, ठीक है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, तो इससे उनके देश का ही नुकसान हुआ। ठीक है, यहां पे देखिए मॉरल रीजन क्या है कि पावर शेयरिंग करना है, समझदारी का काम है। ठीक है, समझदारी का काम है। कभी कभी समझ से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, कभी कभी प्रैक्टिकल बेनिफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो यहां पे मॉरल रीजन का मतलब क्या होता है कि भाई पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक मतलब होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी विंस, जो मेजॉरिटी में है वो इलेक्शन जीतने वाले। पर डेमोक्रेसी का दूसरा मतलब यह भी होता है कि जो माइनॉरिटी में है उसके साथ भी पावर शेयर किया जाना चाहिए। दैट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं तो डेमोक्रेसी आपकी फ्लॉलेस नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर डेमोक्रेसी। अगर ये नहीं हो रहा है तो, पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है तो सी डेमोक्रेटिक रूल जो है दैट इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। देखो डेमोक्रेसी से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है, डेमोक्रेसी से नुकसान किसका होता है, तो होता है माइनॉरिटीज का। ठीक है, डेमोक्रेसी से वैसे तो प्रैक्टिकली किसी का नुकसान नहीं होता है, पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के एक्सरसाइज की वजह से अफेक्ट कौन होता है, तो वो होते हैं माइनॉरिटीज। तो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। लोगों का यह अधिकार है कि उन्हें पूछा जाए, उनके साथ क्या किया जाए, कंसल्ट किया जाए। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ऐसा नहीं कि आप सेकेंडरी सिटीजन हो, आपको पूछेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपकी जो डिमांड्स है उसको बिल्कुल हम कीमत नहीं देंगे। ओके, ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी में जो होता है हर किसी की बात को सुना जाता है और हर किसी के साथ क्या होना चाहिए, कंसल्टेशन है। एटलीस्ट ये पूछना तो चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, एटलीस्ट हमें वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद देखिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है वो ये होती है कि वहां पे सिटीजन्स जो है दे अक्वायर अ स्टेक थ्रू पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी जो है, अपना पार्टिसिपेशन जो है वो वहां पे लेते हैं। तो ये होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है इसके पहले। ठीक है, यहां पे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस, और या तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर शेयरिंग चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है सर, आपने बताया पावर शेयरिंग जरूरी है, हमें यह समझ में भी आया कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्या होती है, मॉरल रीजंस है, प्रूडेंशियल रीजंस है, पर सर कैसे करें, हाउ टू शेयर पावर, इसके क्या कुछ एग्जांपल्स हैं?
क्या पावर शेयरिंग के कुछ मेथड्स दुनिया में आज की तारीख में चल रहे हैं? तो यस, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, पावर शेयरिंग के यहां पे 4 अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं। मैं कहता हूं इन चारों से अलग, ओके, इससे भी अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो सकते हैं डेमोक्रेसीज में, उसकी भी बात करेंगे। पहले जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि पावर शेयरिंग करना है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जैसे कि जुडिशियरी, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आता है लेजिस्लेचर। क्या मतलब है इनका, देखते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पावर शेयरिंग करना है किसके साथ करना है, अलग अलग लेवल्स, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स। देन पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे बेल्जियम में हुआ, जो डच, फ्रेंच, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वो होता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग जो है कैसे होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन के थ्रू होता है, ठीक है। कि आज इस पार्टी की सत्ता है, कल दूसरी किसी पार्टी की सत्ता हो सकती है, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज जो है डेमोक्रेसी में सत्ता में आती है। ये भी एक टाइप का पावर शेयरिंग होता है। तो बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं ये जो 4 टाइप के पावर शेयरिंग हमने देखे, अभी हमें ये पढ़ने हैं। सबसे पहले देखेंगे पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गन्स है इनसे मतलब है लेजिस्लेचर। देखिए, लेजिस्लेचर क्या काम करता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ा होगा। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज। क्या काम होता है लेजिस्लेचर का, टू मेक लॉज। देखिए, हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है उसको क्या कहते हैं, याद कीजिए, हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्लियामेंट। तो हमारी जो पार्लियामेंट है इसका काम है लॉज बनाना, ठीक है। दूसरी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट की, वो होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से क्या मतलब है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि ये जो लॉज बने हैं इसको इंप्लीमेंट करना। क्या करना, जो लॉज बने हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना। मतलब हम कह सकते हैं दे पुट लॉज इनटू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकली इस देश को चलाना जो है ये होता है काम लेजिस्लेचर का। और जुडिशियरी क्या काम करती है, जुडिशियरी का काम होता है टू इम्पार्ट जस्टिस, ठीक है। अगर किसी के राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, कोई चीज है जो लॉ के हिसाब से नहीं होती है, तो आप कहां पे जाते हो, आप कोर्ट में जाते हो, ठीक है। कोर्ट से आपको क्या मिलता है, जस्टिस मिलता है। ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, देखिए ये पावर शेयरिंग का एक अरेंजमेंट है। ये इसकी शुरुआत सबसे पहले यूएसए में हुई थी, ठीक है। अमेरिका में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसमें सबसे पहले उन्होंने ये पावर शेयरिंग का जो है मॉडल अडॉप्ट किया था। एक फ्रेंच थिंकर थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में सबसे पहली बार पावर शेयरिंग के बारे में, या ये जो पहले क्या होता था, सिर्फ राजा के हाथ में सत्ता होती थी, एक आदमी के हाथ में ये जो तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ वही बनाता था, इंप्लीमेंट भी वही करता था और जस्टिस भी वही देता था। पर फिर मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक में स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि ये जो तीनों पावर्स है, ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इनका सेपरेशन होना चाहिए। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि इन तीनों का सेपरेशन जरूरी क्यों है, ताकि सत्ता जो है एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, इससे बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, इसको सेपरेट करना। हमने भी यही मॉडल अडॉप्ट किया। देखिए, इंडिया में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये तीनों अलग होते हैं, ठीक है। अलग होते हैं इससे मतलब क्या है, देखिए पार्लियामेंट लॉज बनाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है उसको उसी के हिसाब से चलना है, जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाया है उसके हिसाब से। पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, ये एग्जीक्यूटिव पे एक तरह का कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। अभी मॉनसून का सेशन चल रहा है, अगर आप संसद टीवी देखो तो आपको पता चलेगा कि जो अपोजिशन पार्टीज है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाती है, गवर्नमेंट से वो जवाब मांगती है अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत हो, ठीक है।
अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या कोई लॉज जो जिसके खिलाफ अपोजिशन पार्टीज है वो आवाज उठाती है यहां पे, अगर लेजिस्लेचर को मंजूर नहीं है, लेजिस्लेचर में अपोजिशन पार्टीज भी होती है, सिर्फ सत्ताधारी नहीं होते हैं, रूलर्स नहीं होते हैं, अपोजिशन पार्टी भी होती है, और यहां पे मेजोरिटी से सभी लॉज बनते हैं। तो पार्लियामेंट एक तरह से क्या करती है, कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ठीक है, ये होता है एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट करती है। ठीक है, और जुडिशियरी जो है, ठीक है, जुडिशियरी किस हिसाब से चलती है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए उसके हिसाब से जुडिशियरी को चलना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बना दिया, देखिए मेजॉरिटी है इसका मतलब हम लॉ बना देंगे, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क में अगर नहीं बैठ रहा है तो जुडिशियरी कैन स्ट्राइक डाउन दैट लॉ। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया और इस लॉ को कोई भी कोर्ट में जा सकता है। वैसे इस लॉ को कोई भी लॉ हो तो उसको अपोज करने वाले लोग होते हैं, वो कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि सर ये लॉ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क में बैठता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो उस लॉ को जुडिशियरी स्ट्राइक डाउन करती है। ठीक है, तो देखिए ये जो तीनों ऑर्गन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, ये तीनों ऑर्गन में से कोई भी एक सुपीरियर नहीं है, तीनों एक ही लेवल में है। देखिए यहां पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया होगा कि दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, उनमें से कोई भी सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं। और ये जो है सिस्टम, इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, क्योंकि नन ऑफ द ऑर्गन इज सुपीरियर, उनमें से कोई भी सुपीरियर नहीं है, उनमें से कोई भी इंफीरियर नहीं, और एक दूसरे की पावर को वो चेक करते हैं, स्टॉप करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बच्चों इसके बाद दूसरा एक तरीका है पावर शेयरिंग का, वो होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखिए हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ये यहां पे जो पढ़ा हमने क्या है, ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। ये जो है इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन से क्या मतलब है बच्चों, वर्टिकल डिवीजन से हमारा मतलब है यहां पे जो ऑर्गन्स है दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। यहां पे जो ऑर्गन्स है दीज आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे पूरे देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है, ओके, और प्रोविंसेस जो है उनके लिए रीजनल गवर्नमेंट होती है। इसको हमारे देश में क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे देश में क्या कहते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए होती है, हमारे देश में उसको कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। तो एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये जो डिवीजन है इट इज द डिवीजन ऑफ हायर एंड लोअर लेवल्स, तो इसीलिए इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, क्योंकि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, और हमारी कंट्री में जो है उसके भी नीचे एक लेयर है, वो है पंचायत राज, जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत। ये जो है ये भी एक लेयर हमारे देश में है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना, किसी ने कह दिया और बना दिए। इसको एक स्टेटस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, लीगल स्टेटस होता है। तो सेम प्रिंसिपल उन्होंने जैसे कहा है, मैंने जैसे बताया कि कैन बी अप्लाइड टू गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी गवर्नमेंट्स होती है, जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो पूरी सिटी का जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालती है, टैक्सेस भी कलेक्ट करती है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है। तो ये है, हम कह सकते हैं, द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद देखिए पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट था, कहाँ पे, बेल्जियम में जो है, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ये एक सोशल ग्रुप्स में जो है पावर का डिवीजन हुआ था। ठीक है, तो पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज दी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। यहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में पावर का डिवीजन हुआ। उसके बाद हमारे देश में जो सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि एससीज और एसटीज के लिए
और विमेन के लिए हमारी कंट्री में जो है विमेन के लिए तो पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं हुआ है, बट देयर इज अ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एससीज और एसटीज जो है पार्लियामेंट्री जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन, उसमें कुछ सीटें जो है उनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके अलावा भी एजुकेशन में जो है हमें रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। एजुकेशन में भी रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये भी एक तरह का क्या है, पावर शेयरिंग। यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो व्यवस्था की गई है, जो हम कह सकते हैं वीकर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब रिजर्व हमारे देश में जो है पार्लियामेंट में तो वो बिल पास नहीं हुआ है, द बिल गिविंग रिजर्वेशन टू विमेन, ठीक है। जो 33% रिजर्वेशन का बिल है वो पेंडिंग है, पर उस पर अभी बात चल रही है। पर आपको पता होगा कि लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो है, ठीक है, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, यहां पे मंडल जिसे कहते हैं, यहां पे रिजर्वेशन दिया गया है। किसे? विमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 50% रिजर्वेशन दिया गया है विमेन को लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में। तो ये जो सिस्टम होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये एक एग्जांपल है कि पावर कैसे सोशल ग्रुप्स में, रिलीजियस ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड ऑफ पावर शेयरिंग दैट इज मेंशन्ड इन योर ग्रुप, एंड दैट इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखिए हमारे देश में ये सब चीजें हमको देखने के लिए मिलेगा। इतना डाइवर्स देश है हमारा, इतनी डाइवर्स कंट्री है, आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे साल भर में कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ तो, कोई तो इलेक्शन चल रहा होता है, या तो कोई तो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही होती है, जैसे आजकल चल रही है। तो देखिए पावर शेयरिंग कैन बी अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, कि कैसे इंटरेस्ट ग्रुप अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि देखिए लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स, कभी ट्रांसपोर्टर्स का स्ट्राइक हो गया, आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो डॉक्टर्स का ग्रुप है, मान लीजिए ट्रेडर्स का ग्रुप है, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स है, उनका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से उनका एक ग्रुप बना है, उनकी कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। ये भी लीगल है, आपको पता होगा, ये हमारा एक फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है ना, कि हम इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्रुप्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स जो है देश में, पावर शेयरिंग उनमें भी होता है। दूसरा है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन, ठीक है। अगर इलेक्शन में उन्हें मेजॉरिटी मिल गई तो वो सत्ता में आ जाती है। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज फॉलो करने वाले जो लोग हैं सत्ता में आते हैं और सरकार चलाते हैं। ये भी एक टाइप का पावर शेयरिंग है। देखिए कभी कभी तो ये भी होता है कि कोई भी एक पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पूरे नंबर्स नहीं होते, पूरी मेजॉरिटी नहीं होती। तो वो क्या करता है, वो दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेती। आज हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसको कहते हैं एनडीए। एनडीए से मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका लीडर है बीजेपी, पर ये एक कोalition गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए 272 सीट्स, पर उसमें से सिर्फ बीजेपी के पास क्या है 240 सीट्स। तो बाकी की जो सीट्स है मेजॉरिटी, टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। इसका जो मैजिक नंबर है, मतलब मेजॉरिटी 50% से ज्यादा जो चाहिए वो है 272। बीजेपी के पास ये नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट लिया, ठीक है। जैसे तेलुगु देशम पार्टी है, आरजेडी है, शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी की, तो इनका सपोर्ट लेके उन्होंने क्या किया है, देश में गवर्नमेंट बनाया है। वो एक कोalition गवर्नमेंट है। उसे क्या कहते हैं, ये जो कंसेप्ट है, अलग अलग पार्टी जो है दे कम टुगेदर एंड एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, इसे कहते हैं कोalition गवर्नमेंट या उसे कहते हैं अलायंस, ठीक है। ये भी एक टाइप का पावर शेयरिंग होता है। और उसके बाद अच्छा मैंने कोalition गवर्नमेंट ही यहां पे एक्सप्लेन किया। तो देखिए बच्चों, ये है अलग अलग तरीके जिससे पावर शेयरिंग हो सकता है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक नेचर की है तो वो ये कर सकती है कि अलग अलग मतलब विषयों पे, अलग अलग इश्यूज पे जब लॉज बनाने की बात आती है तो गवर्नमेंट लोगों से अपने ओपिनियंस जान सकती है। कई बार ऐसा होता है
कि गवर्नमेंट जो है लोगों से उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रख के उससे लोगों से ओपिनियंस मंगाती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको इस लॉ के ड्राफ्ट के बारे में कि हम ऐसा लॉ बनाने जा रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर योर कंप्लेंट, योर ऑब्जेक्शंस, योर एडवाइस, योर सजेशंस, यू आर फ्री टू डू सो। आप लोग ये सब चीज़ें सबमिट कर सकते हो, दे मे थिंक अबाउट इट। इसके अलावा देखिए बहुत बार गवर्नमेंट जो है वो कमिटीज़ में काम करती है। देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी एक होती है, ठीक है। उसके बाद कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर भी कमेटी बन जाती है। लोगों का अगर ऑब्जेक्शन हो तो वो कमेटी क्या करती है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई डिमांड है, किसी का प्रेशर ग्रुप का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपका जो भी कहना है उस पर हम सोचेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी इस टॉपिक को पूरी तरह से स्टडी करेगी और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं। इसके अलावा आपने रेफरेंडम के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है, कोई भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे ब्रिटेन में जो था ब्रेक्जिट का इशू था, उन्हें यूरोपियन यूनियन में रहना है कि नहीं ये डिसाइड करना था। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से ही पूछ लिया, लोगों ने हाँ या ना बस इतना ही कहना है, तो उन्होंने वोटिंग किया। उसके बाद ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया, उसे कहते हैं ब्रेक्जिट। अलग अलग डेमोक्रेसीज में रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, ये भी एक टर्म है जिसमें लोगों को अप्रोच किया जाता है किसी इंपॉर्टेंट इश्यू पे और उनकी राय जानी जाती है। तो अलग अलग तरीके जो है ये अपनाए जाते हैं और अपनाने चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है दैट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो उसे डेमोक्रेसी कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा सेशन जो है इसमें पावर शेयरिंग का चैप्टर मैंने कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो पे कमेंट करके आपके अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन या स्पेसिफिक डाउट है पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि अगले सेशन में इस पे जो है कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो उस सेशन में मैं उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी एक तरह से इंस्पिरेशन मिले और वीडियोस और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।